नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल क्लास 12th वालों? हालचाल बहुत बढ़िया हो रहा होगा दिन प्रतिदिन, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फिलहाल आप तो सोचोगे यार रोज़ नई टेंशन दे देते हैं सर जी, कहीं ये वीडियो, कहीं वो वीडियो, कहीं ये न्यूमेरिकल, कहीं वो न्यूमेरिकल। तो देखो यार, पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं। लॉकडाउन का मतलब थोड़ी कि घर पे हम लोग ने आराम से घर के लॉक को डाउन किया और आराम से सो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्लास को। ये तीसरी न्यूमेरिकल क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपके सामने कुछ बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊँगा। फिलहाल मैंने 2 क्लास में जो वीडियोस आपको डाले न्यूमेरिकल के, वो भी बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है। पर आज के लिए मैं जो भी आपके सामने 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा, वो मैंने बोर्ड वाले एग्जाम से उठा के रखे हैं। यानी इसी साल हमारे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आधे लौंडे सोचोगे कि सीबीएसई में हिंदी में कैसे पूछ दिया गया। भाई मेरे पूछा गया था वो इंग्लिश में ही, पर मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ लिखा हुआ है क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। तो इस तरीके के कम से कम आपके पास, जो मैंने अभी आपको एक स्क्रीनशॉट लेके बुक का भेजा है, कम से कम उसमें आपको 10 क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, इसी वेरिएशन के मिलेंगे। कुछ में आपका कूलॉम्स लॉ अप्लाई होगा और कुछ में आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 Q/R² वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा, है क्लियर। तो भाई लोग, सभी लोग बरोबर इधर देखो, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बिंदास न्यूमेरिकल है, सरल न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो बिंदु प्लस 4e। अब ये बताया यार 4e मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेटली इट इज अ इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास, सॉरी, डेफिनेटली इट इज अ प्रोटॉन, यानी ये हमारे क्या है, प्लस का 4, यानी जो हमारा पहला चार्ज है वो प्लस का 4e है, और प्लस e परस्पर स्मॉल a दूरी पर है। यानी हमारे पास क्या कहा गया है कि कोई 2 चार्ज है जो स्मॉल a डिस्टेंस पर है। मैंने क्या किया, एक रफली डायग्राम में ड्रॉ करता हूं आपके सामने। ये मैंने एक लाइन सीधी सी बना ली। सारे बच्चे देखें, ऐसे न्यूमेरिकल लगाना है। अब एक बाजू में रखो आप प्लस का 4e रख दो, हो गया। एक बाजू में आप क्या रखो, प्लस का e रखो। कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परस्पर स्मॉल a दूरी पर स्थित है। मैंने आपसे कहा ये भाई कोई लाइन है, एक चार्ज अपन लोग के पास ये है, एक चार्ज ये, बोला दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेंटेन है वो स्मॉल a मेंटेन है। फटाक से मैंने क्या किया कि इधर से एक डिस्टेंस डिक्लेयर कर दिया, स्मॉल a, है क्लियर। कोई दिक्कत? भाई पहला चार्ज क्या अपने पास 4e है, दूसरा चार्ज अपने पास क्या है, प्लस का e है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मेंटेन है, स्मॉल a मेंटेन है। चलो, यानी एक लाइन पढ़ी तो इतना डायग्राम मैंने बना लिया। अब आगे पढ़ो। कह रहा है एक तीसरे बिंदु आवेश स्मॉल q को, बोल रहा है एक तीसरे बिंदु आवेश, यानी ये 2 आवेश, 2 चार्जेस तो थे, ये तो थे एक तीसरे बिंदु आवेश स्मॉल q को, यहां से ध्यान से पढ़ो, स्मॉल q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर। अब देखो ना, एक आवेश प्लस का 4e है, दूसरा आवेश e है, बोल रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा पर कहां रखें, किसे कहां रखें। देखो ना, इसी स्मॉल q का जिक्र कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे फिर से क्वेश्चन को रीड करो ना, क्या बोल रहा है, एक तीसरे बिंदु आवेश स्मॉल q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें, यानी वो किसे रखवा रहा है। एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हो, स्मॉल q को। तो बोला कहां रखें, मुझे नहीं पता कहां रखें, मैंने यही रखा लिया, ये q डिस्टेंस पर रखा लिया, है क्लियर। तो अब मैं दिमाग में लगाओ जरा, ये a हो गया, ये आप इसको b लेट कर लो, इसको आप c लेट कर लो, है क्लियर। ये 4e और e के बीच का डिस्टेंस a है। आपने तीसरे चार्ज को यहीं कहीं लाके रखा, रैंडमली कहीं पुट कर दिया। आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द 4e, यानी मुझे नहीं पता कि वो 4e से कितने डिस्टेंस पर है या e से कितने डिस्टेंस पर, ये मैं नहीं जानता। मैंने उसको बस यहीं चिपका दिया, बीच में रखा। अब भाई इधर देखो ना यार, ये अपने पास एक डिस्टेंस यहाँ पे e रखा है, यहाँ 4e रखा है, तीसरे को यहाँ कहीं लाके रखा। तो जाहिर सी बात है कि इस तीसरे चार्ज, यानी जहां पे मेरा अंगूठा है, इस तीसरे चार्ज की यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, और इस तीसरे चार्ज की यहां से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। मुझे नहीं पता वो डिस्टेंस कितनी है। मैंने क्या किया कि मैंने इस डिस्टेंस को लेट कर लिया x, है क्लियर। अब देखो ना, एक चीज मैं दिखा रहा हूं, ये 10 है, यानी ये a है और ये b है, इसके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और ये आपका x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा, 10 - x ही तो बचेगा, है क्लियर। कोई दिक्कत? अब देखो ना, देखते रहना बार बार इधर।
वरना सब निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, ए मेंटेन है, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स मेंटेन है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, ये ए माइनस एक्स बचेगा। कोई दिक्कत? चलो आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश प्लस 4e और e परस्पर a दूरी पर है। देखो क्या डायग्राम सही बना है, ये 4e है, ये e है, परस्पर a दूरी पर है। भाई डायग्राम बिल्कुल सही बना है, डायग्राम कहीं से गलत नहीं है। आगे एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें, तो मैं रख लिया, यहाँ कहीं रखा, और जैसे रखा इस b पर रखा, तो इस b पर रखते ही मैंने देखा कि a से डिस्टेंस कितना है, x है, और c से डिस्टेंस कितना बच गया हमारा, a माइनस एक्स है। तो बोल रहा है कहाँ पे रखें कि वह संतुलन में हो। बच्चे कोई चीज बैलेंस में कब होती है, मैंने बोल दिया यहाँ, अभी बैलेंस में कब होगा, ऐसे तो बैलेंस होगा। बैलेंस मतलब क्या होगा कि ये इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो। बचपन में आपने एक गेम खेला होगा, रस्सी खींचो वाला। दो पार्टियां होती हैं, एक पार्टी में कुछ बंदे इधर होते हैं, कुछ बंदे इधर होते हैं, और वो लोग मिलकर रस्सी खींचते हैं, और रस्सी पूरी बैलेंस रहती है। तो रस्सी पूरी बैलेंस रहती है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पे F2 फोर्स लग रहा है, ठीक है भाई, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये फोर्स लगाएगा 1 वाला 2 पे लगाएगा, तो F12, ये इसमें लगा तो F21 लगा दिया। तो अगर ये रस्सी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट ना हिले ना डोले, तो ये कब होगा, जब F12 इज इक्वल टू क्या होगा, F2n, यानी जब हमारे दोनों फोर्स सॉरी ये नेगेटिव होता है, जब हमारे दोनों फोर्स को जोड़ दे और रिजल्ट हमारा 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि हमारी वो चीज़ बैलेंस में है क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, अरे भाई मार्केट में जाते हो सब्जी वब्जी लेने, मान लो 2 किलो आलू लेने जाना है, तो ये एक पलड़ा इधर है, 2 किलो का बाट यहाँ चिपका दिए, अब बिंदास आलू रखते गए। तो जब आलू वाला और बाट वाला ऐसे पैरेलल हो गया दोनों, तब हम बोलते हैं कि हमारा आलू सही है, 2 किलो है, लेके चले आते बिंदास खुशी खुशी। तो अब दिमाग लगाओ ना, ये चीज़ें आपने कब, ये चीज़ें आपने क्या देखा, आपने यहाँ क्या देखा कि बोथ वेट्स आर इक्वल, दोनों भार हमारे बराबर हो गए, इस कंडीशन पे हमारी चीज़ें वो सही होती। तो वैसे यहाँ पे यानी कि एक फोर्स जो ए से बी पर रखी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही दो चार्ज डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो तुरंत कूलाम का लॉ आता है कि नहीं भाई? कूलाम का नियम क्या था कि किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यही तो होता है। तो दिमाग लगाओ, एक चार्ज ए पर रखा है, एक चार्ज बी पर रखा है, यानी मैं कह सकते हैं यहाँ लिखना पड़ेगा हमको कि माना 4e व e के बीच F1 बल लगता है। कोई दिक्कत? F1 बल लगता है, तो अब F1 की निकालो वैल्यू। तो कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मतलब एयर के लिए हम 1 लेते हैं, के की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 क्या होते हैं बच्चे, चार्जेस तो होते हैं। तो पहला चार्ज क्या है, 4e है, दूसरा चार्ज कितना है, देखो ना, इस वाला चार्ज कितना है, Q है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, पहला चार्ज हमारा हो गया 4e, दूसरा हमारा होगा Q, अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस कितना, देखो A से लेके B के बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है क्लियर? ये कब हुआ, जब हमारे दो चार्जेस थे A और B पर। अब ऐसे यहां लिखो कि माना Q तथा प्लस E के बीच लगने वाला बल F2 है। F2 फोर्स हो गया मेरे पास। अब F2 फोर्स क्या होगा, देखो ना ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इसकी वैल्यू कितनी है, Q है, इसकी वैल्यू कितनी है, E है, तो ये क्या आएगा, Q इंटू E अपॉन, बच्चे इसके बीच का डिस्टेंस देखो, Q और E के बीच का डिस्टेंस कितना है, a माइनस एक्स। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकंड। है क्लियर? कोई दिक्कत? हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो मतलब अगर ये Q हम चाहते हैं कि ये Q हमारा बैलेंस रहे, फिक्स रहे अपनी पोजीशन से,
हिले डुले नहीं, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये 4E वाला इधर क्यू को, मतलब ये 4E वाला इस क्यू को घसीट रहा होगा इधर, और ये E इस क्यू को इधर घसीट रहा होगा, तो इसका मतलब क्यू की पोजीशन तो वहीं रहेगी ना, क्यू चेंज नहीं होगा ना। तो उस कंडीशन पे हमारा ये F1 फोर्स F2 की क्या हो जाएगा, इक्वल। तो आप यहाँ लिख दो, क्या लिख दो कि यदि प्लस क्यू आवेश संतुलन में रहे तब F1 बराबर हमारा F2। चलो F1 की वैल्यू यहाँ रखो, F2 की वैल्यू दोनों को रखो यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4E इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है। क्लियर। अब ये सारी कैलकुलेशन तो करना जानते हो ना, जो इक्वल साउंड उन्हें आप काट दो, काट दी, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 4E इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, क्यू इंटू ई अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर। और कुछ कट रहा है यहाँ से अपने पास, ये ई से ई हमारा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। क्या बचेगा ऊपर 4, तो ये चीज़ तो आप ऊपर भी कैंसिल कर सकते हो, मैं यही कैंसिल करता हूँ, ये ई और ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। तो जब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा हमारे पास Q अपॉन में a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, देखो ना ये Q से ये Q भी तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा अपने पास 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, इधर आ रहा भैया। चलिए आइए देखिए, अब क्या करें आप अब देखो इसका आप जरा वो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्या लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा आपका 4 ध्यान दीजिएगा 4a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्लियर। स्क्वायर हटाओगे तो पूरे पे वर्गमूल आ जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 4a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो फाइनली x बराबर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट में a माइनस एक्स है। क्लियर। मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो x बराबर 2a माइनस 2x, इधर ले आओ, इधर आएगा अपने पास कितना बनेगा, ये 3x बराबर 2a आ जाएगा, ये 2x इधर आएगा 3x हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 2a अपॉन 3, और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक ही, क्योंकि ना मीटर दिया ना सेंटीमीटर, तो आप केवल क्या लिखेंगे, मात्रक। यानी x बराबर क्या है 2a अपॉन 3, यानी x बराबर क्या है 2a अपॉन 3। अब देखो क्या क्वेश्चन था कि ये सब तो ऊपर पढ़िए, बोला है कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें, केवल संतुलन में। तुमने देखो इस a वाले से x डिस्टेंस पर रखा था, तो x की वैल्यू कितनी आई 2a अपॉन 3 आई। तो अपनी लैंग्वेज में लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः हम स्मॉल q को प्लस 4e आवेश से, हम स्मॉल q को प्लस 4e आवेश से 2a अपॉन 3 दूरी पर रखेंगे, 2a अपॉन 3 दूरी पर रखेंगे, तो हमारा यह पूरा निकाय या हमारा ये प्लस क्यू चार्ज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। है क्लियर। कोई दिक्कत, एक बार मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को फोकस करिएगा। हमसे बोल रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 4e और e परस्पर a दूरी पर स्थिर है, एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। हमने एक आवेश प्लस 4e लिया, दूसरा आवेश e लिया, तीसरे आवेश q को इस 4e से x डिस्टेंस पर टांग दिया यहीं के। अब a और b के बीच जो फोर्स लगा वो यहाँ लगा लिया, b और c के बीच जो फोर्स लगा वो यहाँ निकाल लिया। अब दोनों फोर्स हमारे बैलेंस रहेंगे तभी तो हमारा q अपनी जगह पर रहेगा, तो हमने दोनों फोर्सों को इक्वल कर दिया, इक्वल किया, सॉल्व किया, केवल कैलकुलेशन की है
और x बराबर कितना आ गया 2a/3। इससे आप कॉपी कर लें। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भाई दूसरे क्वेश्चन पे आप सब लोग सोचोगे सर ये क्या लेके बैठ गया, आप ये टांग रहे हो और क्वेश्चन बता रहे हो। तो देखो भाई ध्यान से, ये इस पूरे टंगने का जो कंसेप्ट है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो आई गेट द टंगना। और देखो क्या कह रहा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी हमसे उसने रिक्वायरमेंट जो की है वो वैद्युत क्षेत्र की मांग की। अब वैद्युत क्षेत्र मतलब हमसे क्या पूछा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछा, वैद्युत क्षेत्र पूछा है हमसे। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखने से पहले यहाँ लिख दो वैद्युत क्षेत्र, और यह वैद्युत क्षेत्र मतलब ई की हमसे इसने मांग की है, तो ई के आगे क्वेश्चन टैग है। क्लियर। कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया। तो यहां लिख लो इलेक्ट्रॉन का आवेश। हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है सुमित्रा, तुमसे पूछ रहा हूं, अगर वीडियो देख रही हो तो। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज होता है क्लियर। चलो भाई उसके बाद बोला इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर। अब यार जब इलेक्ट्रॉन का भार निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का भार बोले तो m/g, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यानी जब किसी वस्तु के द्रव्यमान में उसके गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कराते तब आता है भार। तो यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जब पहले निकालेंगे तभी तो भार आएगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और भैया किसी भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है किसी पता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब हमसे बोल रहा है फिर से क्वेश्चन रीड करो। कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ई पूछा, ई के आगे क्वेश्चन टैग, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। अब मैंने आपको जो ये बताया था, जरा हम लोग इस पर फोकस करते हैं कि इस रस्सी वाले टंगने का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है। जरा आप देखो ध्यान से, हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमसे बोल रहा है इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर। किसी भी ऑब्जेक्ट का भार कहां काम करता है, हमेशा अर्थ के सेंटर पे काम करता है। तो दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर, इलेक्ट्रॉन का भार कहां काम करेगा, नीचे। यानी इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर उस पर क्या लगता है, वैद्युत बल। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही टंगा रहे तो ये कब टंगा रहेगा, जब ये न्यूटन के तीसरे लॉ को फॉलो करेगा। मतलब एक फोर्स mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ठीक नीचे के अपोजिट एक फोर्स ऊपर लगा दे हम लोग, अगर नीचे के अपोजिट एक फोर्स कहां लगा दे हम लोग, ऊपर लगा दे, तो डेफिनेटली हमारा इलेक्ट्रॉन का वेट और उस पर लगने वाला वैद्युत बल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी इसमें हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे क्या बराबर करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन का भार जो mg होगा, वो वैद्युत बल q × e के बराबर करना होगा। और जब मैं इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर दूंगा तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलो भाई इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, हो गया एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का भार mg कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, और इस पर वैद्युत बल F कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। और वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q × E। यानी एक बल ये F बराबर mg कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। F बराबर mg कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ। और F बराबर Q × E ये कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। तभी तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। तो चलो भाई अब यहां हम लोग करते हैं चित्रानुसार। यहां क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का भार बराबर वैद्युत बल। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का भार हो चाहे किसी ऑब्जेक्ट का भार mg ही होता है। यानी कि m × g बराबर वैद्युत बल क्या हो हमारे पास, Q × E। कोई दिक्कत, हमें मान किसका निकलना है, वैल्यू किसकी बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की बतानी है। तो जब E की बताएंगे तो इस Q को mg के नीचे ले आएंगे, तो इक्वेशन क्या फ्रेम होके आएगी, E = m × g अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा ना। कोई दिक्कत। अब इतना आते ही आप सारी वैल्यू उठा के पुट कर लो, सारी वैल्यू आपको मालूम है।
तो देखो भैया बगल में कर रहा हूँ ध्यान से, E बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान के निकाले हो, क्या निकाले हो 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू आप जानते हैं वृत्ति तो 9.8 होती है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हमने 10 ले लिया। 9.8 और 10 लगभग आप मतलब बराबर ही है, तो 10 ले लिया। अपॉन में चार्ज क्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को दिया है, इसने कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 किलोग्राम। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, क्या आएगा भाई, ये पावर 31 है और 10 यानी ऊपर हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻30 और अपॉन में 1.6। अब देखो इस 19 को ऊपर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 की घात ये 19 हमारा हो गया। है क्लियर? तो ये क्या आएगा, ई बराबर 9.1 बटे 1.6 गुणे, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 30 है, 19 निकल जाएगा, तो भाई माइनस का 30 में जब 19 निकल जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, 10⁻−11। है क्लियर? अब आप इसका भाग करो तो डेसिमल से डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेसिमल हमारा क्या हो गया, कैंसिल। भाग कराओ इसका तो कितना आएगा, ये 16 का भाग कराओ तो कितना आएगा, 16 पंचे कितना होता है 80 होता है ना, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, तो 16 पंचे 80 कितना बचेगा हमारे पास 11 बचेगा। फिर डेसिमल लेंगे, यानी 16 का भाग आप कराइए 110 में, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112 ज्यादा हो रहा है, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 5.6 और ये 10⁻−11। और ये बताओ वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आधे लोग को नहीं पता है भैया, याद रखो न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो सुनो भैया क्वेश्चन क्या था, हमसे कहा था उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र ई की हमसे रिक्वायरमेंट है, ई के आगे क्वेश्चन टैग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास ये भी आपको मालूम होना चाहिए, और स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये भी आपको मालूम होना चाहिए, गुरुत्वीय त्वरण। ये सारी वैल्यू आपको मालूम हो गई। आपने रफली डायग्राम ड्रॉ किया, जब उसका भार mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा उसी टाइम एक वैद्युत बल उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तभी तो ये चार्ज हमारा बैलेंस रहेगा। तो यानी ये हमारा mg इस q इंटू ई के इक्वल हो गया। ई को फाइंड आउट करना है, q को आप mg के नीचे फेंको, सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आंसर आपका ये आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बताए हुए दोनों सवाल आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। इसी के आधार पर जो सवाल मैंने आपको सुबह अभी व्हाट्सअप किया है, टेलीग्राम पर भेजा है, उसे आप लगाने का प्रयास करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।